अमेरिका चांद पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, वो भी 5 सालों के अंदर। जिस तरीके से अमेरिका ने सऊदी अरब और जितने मुस्लिम कंट्रीज थे जहां पर तेल के भंडार थे वहां अपना आधिपत्य जमाया, उसी तरीके से एक बार और फ्यूल की खोज में, ईंधन की खोज में अमेरिका अगले 5 सालों के अंदर चांद पर धावा बोलने वाला है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस रेस में भारत भी है, इजराइल भी है, और रशिया भी है और चाइना भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। 4 अक्टूबर 1957 ये वो दिन था जब उस वक्त की रशिया यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और जैसे ही ये हुआ, जैसे ही स्पुतनिक 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ और वो सफल हुआ इसका प्रक्षेपण, उसी वक्त शुरू हो गई पहली स्पेस वॉर। हालांकि इस स्पेस वॉर में सिर्फ 2 देश शामिल थे, एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। लेकिन बेहद सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च करने के बाद भी रशिया पीछे रह गया और बाजी अमेरिका ने मान ली 1969 में, जब उसने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा, नील आर्मस्ट्रांग। जी हाँ, और रशिया को पड़ी बहुत बड़ी मुहकी और यह स्पेस रेस वहीं खत्म हो गई। अमेरिका ये स्पेस रेस जीत चुका था। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न एरा में फिर एक बार स्पेस रेस शुरू होने वाली है। लेकिन इस बार ये द्विपक्षीय रेस नहीं होगी जिसमें अमेरिका और रशिया ही हो, क्योंकि इस बार जो कंटेस्टेंट है उनके नाम कुछ इस तरीके से: अमेरिका, रशिया, इजराइल, चाइना और सबसे आखिरी में आता है भारत। जी हाँ, भारत भी इस कॉन्टेस्ट में उतर चुका है चांद की धरती पर कब्जा करने के लिए, चांद की धरती पर क्लेम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चांद की धरती पर क्लेम कोई देश कैसे कर सकता है, क्योंकि एक ट्रीटी है जिसे सारे देशों ने साइन किया हुआ है। उस ट्रीटी में कहा गया है कि अंतरिक्ष के किसी भी सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी अंतरिक्षीय पिंड पर किसी देश का स्वामित्व नहीं हो सकता, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए किया जाना चाहिए, शांति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी किस्म के हमले के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन इस ट्रीटी में बहुत बड़ा होल है दोस्तों। स्पेस एक्सप्लोरेशन ट्रीटी में एक बहुत बड़ा होल ये है कि कहीं ये नहीं कहा गया है कि कोई भी देश अपने आप को स्पेस में मिलिटराइज नहीं कर सकता, कोई भी देश स्पेस में अपने मिलिट्री स्टेशन स्थापित नहीं कर सकता। और यहां से शुरू होती है तकलीफ। रशिया चाहता है कि अंतरिक्ष पर सबका हक है, किसी एक देश का नहीं, और यहीं पर से समस्या शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है चांद की धरती के नीचे, जिसे पाने के लिए 5 सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया, इजराइल, चाइना और भारत एक साथ जुटे पड़े हैं लूनर मिशंस भेजने के लिए, चांद पर मिशन भेजने के लिए। ऐसा क्या छिपा हुआ है चांद की धरती के नीचे जिसके लिए ये 5 देश आने वाले समय में शायद लड़ जाने वाले हैं? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आपके सामने। दोस्तों, जितने भी लूनर मिशन चांद पर भेजे गए थे अमेरिका और रशिया के द्वारा, वहां पर जब वहां की जो सॉइल थी, वहां की जो मिट्टी थी, उसे एकत्रित करके वापस धरती पे लाया गया और उसको एग्जामिन किया गया, तो पता चला कि चांद की धरती में बहुत सारे वैल्यूएबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशियस एलिमेंट जिसमें गोल्ड आता है, डायमंड आता है, वहाँ सिलिकॉन हो सकता है, वहाँ पर पानी हो सकता है, वहाँ पर टाइटेनियम हो सकता है, और उसके साथ ही वहाँ पर हो सकता है हीलियम 3। आज इस वीडियो में हम वो कारण बताने वाले हैं आपको जिसकी वजह से आने वाले समय में फिर एक बार स्पेस रेस, एक बार फिर से स्पेस वॉर शुरू होगी सुपर पावर्स के बीच में, और वो कारण है हीलियम 3। बने रहिए हमारे साथ, आखिर क्यों है हीलियम 3 इतना महत्वपूर्ण। दोस्तों, धरती पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए होते हैं, जिनका काम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना रहता है, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं गर्मी के माध्यम से, हीट के माध्यम से। न्यूक्लियर रिएक्टर में उस हीट से पानी को उबाला जाता है, वो पानी उबला जो होता है, जो भाप होती है, उसे टरबाइन को रोटेट किया जाता है और टरबाइन के घूमने से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो धरती पर अभी चल रहा है, उसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इस प्रोसेस की, इसमें भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होती है, जिसे धरती पर फेंका नहीं जा सकता। इसे अंडरग्राउंड 40 सालों तक रखना पड़ता है, और इसे रखना बेहद खतरनाक है। और इस न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से हमारी धरती, हमारा पर्यावरण पॉल्यूट होता जा रहा है, और ये काफी महंगा प्रोसेस है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत महंगा एलिमेंट है। लेकिन इसके लिए एक नया तोड़ साइंटिस्ट ने निकाला था, और वो ये था कि न्यूक्लियर फिजन की जगह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाए, जो कि सूर्य की सतह पर होता है और बेहद ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड रिएक्टर को बनाने में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है।
और हीलियम 3 इस रिएक्शन को, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी कुंजी, एक बहुत बड़ी चाबी साबित हो सकता है। हीलियम 3 के अंदर एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और यही सबसे बड़ी चाबी है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को सक्सेसफुली करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं और लाइट गैसेस होती हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है जिससे निकलता है हीलियम 4 जो कि एक स्टेबल एलिमेंट है और साथ में निकलती है बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी जिसे यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि हीलियम 4 के साथ साथ निकलता है एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन पूरी तरीके से अनस्टेबल होता है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल और इसके चलते काफी ज्यादा मात्रा में एटॉमिक एनर्जी का लॉस होता है। अगर हम चांद पर से हीलियम 3 ले आए और हीलियम 3 और ड्यूटेरियम के बीच में, ना कि ट्रिटियम के बीच में, यानी कि हीलियम 3 और ड्यूटेरियम के बीच में अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराएं तो इसके साथ होगी बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी निकलेगी इस फ्यूजन रिएक्शन से, लेकिन इसके साथ एक भी न्यूट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन निकलेगा जिसे कंट्रोल करना बेहद आसान है और साथ ही नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियर वेस्ट। और ये हमारी सारी एनर्जी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपना डिपेंडेंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हीलियम 3 महत्वपूर्ण है। रही बात हीलियम 3 के लिए हमें धरती पे नहीं बल्कि चांद पे क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो आपको बता दें हीलियम 3 का जो प्रोडक्शन का, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है धरती पे वो बेहद ज्यादा है और साथ ही हीलियम 3 यहाँ नेचुरल फॉर्म में धरती पे पाई नहीं जाती है। जबकि आपको बता दें कि चांद पर ये 12 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अमेरिका क्यों पड़ा हुआ है हीलियम 3 का उत्खनन के लिए चांद पर से, तो जान लीजिए वो राज। एक अदद स्पेस शटल अगर अमेरिका इस धरती से भेजता है चांद पर और वहां से मात्र 25 टन हीलियम 3 लेकर आता है, तो आपको बता दें अगर उसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया गया तो 1 साल तक पूरे अमेरिका की सारी बिजली आपूर्ति फ्री हो जाएगी। अब सोच कर देखिए दोस्तों, मात्र 25 टन हीलियम 3 अगर पूरी तरीके से दोहन किया गया, चांद पे मौजूद जितना भी हीलियम 3 है उसका, जितना भी 12 लाख मेट्रिक टन जो हीलियम 3 मौजूद है, जिसका भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो पूरी पृथ्वी की एनर्जी नीड चाहे कितनी भी बढ़ जाए, ये 10,000 साल तक पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नदी का रुख मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी कोयला जलाकर थर्मल पावर प्लांट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये फ्री एनर्जी सब तक पहुंच जाएगी और ना ईंधन चाहिए होगा हमें तेल के फॉर्मेट में, ना पेट्रोल ना डीजल, गाड़ियां चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी प्रॉपर न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। और इसीलिए लालच में डूबा अमेरिका चांद पे उत्खनन करना शुरू करना चाहता है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अगर दूसरे देश वहां पहुंच नहीं पाए तो जिस तरीके से अमेरिका ने पूरी दुनिया के तेल के कुओं पर अपना आधिपत्य किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पा लिया है, उसी तरीके से अमेरिका फिर से एक बार अपने आप को विश्व शक्ति साबित कर देगा अगर वो अकेले मून पर जाकर, चांद पर जाकर ये काम करने में सक्सेसफुल हो गया तो। इसीलिए भारत के पास भी मौका है और रशिया के पास भी मौका है, चाइना और इजराइल के पास भी मौका है कि वो अपना हिस्सा चांद पर क्लेम करें, अन्यथा बहुत लेट हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि हमारे पास 15 साल बचे हुए, जी हाँ, अभी चल रहा है 2020, 2035 तक दुनिया का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन के तैयार हो जाएगा जिसमें हम सक्सेसफुली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में कर पाएंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे बेहद कम खर्च पे। 15 सालों के अंदर जो भी देश चाहेगा वो जा सकता है मून में, चांद पे, और वहां से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करने का अपना प्रोसीजर वो शुरू कर सकता है। लेकिन इसमें हम कहां खड़े हैं और अमेरिका और रूस कहां खड़े हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका का ये ईविल प्लान है कि वो $35 बिलियन लगाकर 2024 तक के अपना मानव फिर से एक बार वहां उतार सके चांद की धरती पर। जी हाँ, फिर से एक बार अमेरिकी एस्ट्रोनॉट उतरेगा चांद की धरती पर और इस बार वो उतरेगा वहां पर अपना एक बेस बनाने के लिए। वहां पर लूनर एक्सपेडिशंस जो कि वहां की धरती पर रहकर लॉन्च किए जाएंगे और उत्खनन के लिए वहां सर्वेस करने शुरू हो जाएंगे 2024 से। इस मिशन का नाम अमेरिकियों ने रखा है प्रोजेक्ट आर्टेमिस और इसके लिए $35 बिलियन का बहुत बड़ा खर्चा अमेरिका कर रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ये $35 बिलियन मात्र 5% है अमेरिका के सैन्य बजट का। मतलब अगर अमेरिका को जरा भी फायदा दिखा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 2024 जो है वो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण तो है, वहां पर वो फिर से एक बार अपने एस्ट्रोनॉट को उतारेगा चांद की धरती पर, लेकिन उसके साथ ही 2030 तक उसका प्लान है वहां पर पूरी तरीके से एक पुख्ता बेस
बना देने का, ताकि माइनिंग का काम शुरू हो सके। इसके ठीक अपोजिट खड़ा हुआ है रशिया का रोसकॉस्मोस। रशिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन, वहां का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है रशिया का रोसकॉस्मोस, वो लगा हुआ है पूरी तरीके से नासा को फेल करने के लिए। रोसकॉस्मोस ने ऐलान कर दिया है कि 2029 तक पहला अपना जो मानव है वो वहां भेज देगा, और साथ ही साथ वो एक वहां पर लूनर स्पेस स्टेशन जो कि लूनर ऑर्बिट में रोटेट होता रहेगा, वहां पर वो स्थापित करने वाला है रोसकॉस्मोस, ताकि वहां से और भी ज्यादा लूनर मिशंस को सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा सके। यानी कि 2029 में रशिया अपना पहला जो इंसान है वो उतारने की कोशिश करेगा चांद पर। और अब देखना यह है कि इन दोनों में से आर्टेमिस मिशन और रशिया के रोसकॉस्मोस में से कौन सा मिशन पहले सक्सेसफुल होता है, कौन पहले पहुंचता है। लेकिन लड़ाई यही नहीं रुकती मेरे दोस्तों। रशिया ने एक स्पेशल बूस्टर रॉकेट डेवलप कर लिया है जिसके अंदर 113 टन से भी ज्यादा जो पेलोड है वो लोड करने की क्षमता है। यानी कि अगर रशिया चाहे तो वो आज की तारीख से ही जो है वो पूरी तरीके से मून को माइन करने के लिए रेडी हो चुका है। बस उसे इंतजार है एक फाइनल हरी झंडी की और कुछ और स्टेप्स लेने की। लेकिन आपको बता दें, इस बार जो मॉडर्न एरा में स्पेस रेस होगी उसमें सिर्फ अमेरिका और रशिया नहीं, चाइना भी होगा। और चाइना ने अपने सारे मंसूबे जाहिर कर दिए। चाइना ने 2007 में अपना पहला मून मिशन भेजा था, एक सैटेलाइट, और 2013 में उसने उस सैटेलाइट की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली स्टेज 3 की करा दी थी। और उसके बाद चाइना ने फिर एक बार और उसका दूसरा सैटेलाइट चांद पर भेजा 2019 में, और नाम था उसका U22, और फिर ये सक्सेसफुल रहा। और अब उसका ये जो प्रोब है अब वो वहाँ का सर्वेक्षण कर रहा है चांद का, और पूरी जानकारी एकत्रित कर रहा है कि चांद की धरती पर आखिर है क्या। आपको बता दें 2019 में अपने एक प्रोब के अंदर, चैंग प्रोब के अंदर, चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने पौधा उगा दिया है चांद की एनवायरनमेंट में। तो अब सोच के देखिए कि चाइना कितना आगे जा चुका है। दोस्तों, अगर जल्द ही भारत ने अपना कदम नहीं बढ़ाया तो ये तीनों सुपर पावर्स चांद पर अपना आधिपत्य साबित कर देंगे। और याद रखिए, जिसके हाथ में फ्यूल होता है उसी के हाथ में सुपर पावर बनने की शक्ति होती है। उसी देश के नागरिक जो होते हैं वो सबसे ज्यादा धनाढ्य होते हैं। आप सऊदी अरब को देखिए, आप अमेरिका की खुशहाली को देखिए, इनके पास वो चाबी है, वो फ्यूल की चाबी है, वो ईंधन की चाबी है। इसकी वजह से इन्होंने पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाकर रखा है। अगर भारत नहीं जागा, अगर भारत करप्शन से नहीं हटा, अगर भारत की सरकार ने इसरो को ज्यादा फंड्स देने नहीं शुरू किए, वैज्ञानिक पद्धति और रिसर्चर्स पर, खासकर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा बजट खर्च करना शुरू नहीं किया बनिस्बत मिलिटराइजेशन के, तो ये मान के चलिए भारत यहाँ पर भी पीछे रह जाएगा। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। इसरो ने अपनी ख्याति सिद्ध कर दी है पूरे विश्व में, अपने कई चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करके। अब बारी भारत की सरकार की है तो जितना हो सके फंड्स मुहैया कराए इसरो को और ऐसी और एजेंसीज को जो कि भारत में ऑपरेट कर रही हैं, ताकि भारत भी अग्रणी साबित हो सके और वो भी स्पेस माइनिंग जो है, मून की जो माइनिंग है, उसमें अपना जबरदस्त योगदान दे सके। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस बड़ी खबर को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।